Hi everyone. Education is not filling a bucket but lighting a fire. Today is 10th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, I wish, I wish, I wish and I wish. इससे बेहतर है हम self belief रखें and say I will. Because we believe in ourselves, we don't try to convince. Because we are content with ourselves, we don't need others' approval. Because we accept ourselves, the whole world accepts us. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Aberration का मतलब होता है विपथन. A departure from what is normal, usual or expected, typically one that is unwelcome. Forsooth का मतलब होता है वास्तव में. Indeed, often used ironically or to express surprise or indignation. Parlance मतलब बोलचाल, a particular way of speaking or using words. Jargon, language. Infatuated का मतलब होता है possessed with an intense but short-lived passion or admiration for someone. Vaguely मतलब अनिश्चित रूप से, in a way that is uncertain, indefinite or unclear, roughly. So ये आज के vocab words हैं. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये C set है. This is question number 1. 40 boys are standing in a row facing the north. Amit is 11th from the left and Deepak is 31st from the right end of the row. B from Deepak. So आपको दीपक का पोजीशन यहाँ पर बताना है. दीपक का पोजीशन बताना है. Okay? Yes. So 1 minute. So इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थी. So this is a new question. See, in a class among the past students, Amisha is 22nd from the top and Sajal, who is 5 ranks below Amisha, is 34th from the top. All the students from the class have appeared for the exam. If the ratio of the students who passed in the exam to those who failed is 4:1 in that class, so how many students are there in the class? Answer. This is question number 2. This is also the same question. So there is only one question for today. This is question number 1 for today. Okay. Now let us move to answer writing. आज हमें 3 short notes तैयार करने हैं. Prepare a short summary on the following topics. पेनिनसुलर रिवर्स, जितनी भी पेनिनसुला की रिवर्स हैं इन सब पे एक शॉर्ट नोट बनाइए. ये ओरिजिन कहाँ से है, क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं और व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनमें. एक प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, ये बहुत यूटिलिटेरियन होगा. प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन पेनिनसुलर रिवर्स. सेकंड, जैनिज्म यूपीएससी का फेवरेट है. बहुत सवाल आते हैं जैनिज्म रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो जैनिज्म में रिलीजन पे हमें एक शॉर्ट नोट तैयार करना है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे भी हमें एक शॉर्ट नोट तैयार करना है. इसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, एटसेट्रा. आप एक बहुत अच्छा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे. इन सबको आप इंडिविजुअली भी सेपरेट कर सकते हैं, लाइक एक पोस्ट में एक सवाल, लाइक दिस. ओके, नाउ दिस इज मेंस कोर्स 15th of September 2023. हम टारगेट कर रहे हैं जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज प्रीलिम्स कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. इस कोर्स में ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत है वो सारे एरियाज हम यहाँ पर टच कर रहे हैं. सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. 11 AM मॉर्निंग पे इसकी क्लासेस होती है. दिस इज ज्योग्राफी और क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगी. इन केस आप लेट ज्वाइन करते हैं या फिर आपने 11 AM क्लास मिस कर दिया है लाइव क्लास, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं, एक्सेस आपको रहेगा. ट्रेडिशनल मेडिसिन इंपॉर्टेंट है जैसे कि आयुष. प्रमोटिव हेल्थ इनेबल्स द वर्चुअस साइकिल ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग कैरेक्टराइज्ड बाय. तो हम अक्सर बोलते हैं हेल्दी रहना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी? बीइंग हेल्दी का मतलब गुड एपेटाइट है, गुड मेटाबॉलिज्म है, गुड स्लीप है, क्लियर एक्सक्रीशन है, क्लियर सेंसेस, अलर्ट है, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, एनहेंस्ड इम्यूनिटी एंड वाइटैलिटी. अगर ये सारी चीजें हैं तो इसको बोला जाता है बीइंग हेल्दी. सो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ एज अपोज टू द मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज सिम्टम्स. तो डिसीज नहीं होना हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी होने के सिम्टम्स होते हैं, ये हेल्दी होने की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. गुड एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म, स्लीप, एक्सक्रीशन, सेंसेस, अलर्ट, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, एनहेंस्ड इम्यूनिटी एंड वाइटैलिटी. ये है वेल्लोर म्यूटिनी. Remembering this historic day in the fight for Indian independence,
वेल्लोर रिवॉल्यूशन फर्स्ट इंस्टांस था, वायलेंट अपराइजिंग था इंडियन सिपॉइज का अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी। तो ये है वेल्लोर की म्यूटिनी। ये मिलेट्स है, ये भी हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। श्री अन्न, नर्चरिंग बॉडी माइंड एंड प्लैनेट। ये वर्ल्ड संस्कृत डे है, इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ श्रावण पूर्णिमा। Then where are this Karan Chopper, Lomas Rishi, Sudama and Vishwakarma caves situated? तो ये है बाराबर एंड नागार्जुन हिल्स, बादामी कर्नाटका और एल्लोरा महाराष्ट्र। तो कहां पर सिचुएटेड है? टेल। आप हैं ट्राइबल हीरोज। हम आज जानते हैं फूलो और झानू मुर्मू जी के बारे में। फूलो एंड झानू वर सिस्टर्स ऑफ सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। होल फैमिली sacrificed their lives in the freedom struggle. Both the sisters used to roam from villages to villages, village to village on horses to convey the message of Hull revolution through the branch of Sakhua tree, Sal tree. और विमेन आर्मी बनाया, वेज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर किया अगेंस्ट ब्रिटिश लाइफ और सुप्रीम सैक्रिफाइस किया वाइल फाइटिंग इन वन सच वॉर इन द ईयर 1856। सो आप हैं ट्राइबल हीरोज। वन महोत्सव चल रहा है, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मैप ओपन करिए और ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की लोकेशन देखिए। कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस असम, डिब्रू साइकोवा असम, कंचनजोंगा सिक्किम, दिहांग देबिंग अरुणाचल, नोकरेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानक मार अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़, कच्छ है गुजरात में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल है, शेषचालम आंध्रा है, अगस्त्यमलाई कर्नाटका तमिलनाडु केरला में है, नीलगिरी अगेन तमिलनाडु केरला, गल्फ ऑफ मन्नार ये मेरीन है, दिस इज तमिलनाडु, और ग्रेट निकोबार है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो ये क्या है? वन महोत्सव। 1 से 7 जुलाई अभी वन महोत्सव चल रहा था। तो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स है। 24.62% ज्योग्राफिकल एरिया है। ये एरिया वाइज जो मध्य प्रदेश है ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर रखता है कंट्री में। 17 स्टेट्स यूटीज में 33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है। मैनग्रोव का परसेंटेज भी इतना है एंड मध्य प्रदेश में इतना टोटल एरिया है। ओके, सो ये है वन महोत्सव। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑब्जेक्शंस ओवररूल्ड, फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड, स्टिल वी शुड वेट। अभी भी ये बिल है फाइनल, जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता है हमें इसमें बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए बिकॉज चीजें बदलती है। Parliamentary committee endorses proposed amendments to Forest Conservation Act 1980 in its entirety. Environment Ministry ने डिनाई किया है चार्ज that change dilute variation protection in the law. Actually एक बहुत बड़ा इशू आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्सेस फॉरेस्ट, और एट टाइम्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फॉरेस्ट दोनों लॉगर हेड में होते हैं, तो हमें डिफिकल्ट डिसीजन, डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती है। सो टचिंग अ रॉ नर्व, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट में 1980 में ऑब्जेक्शंस किस ग्राउंड पे आते हैं? पहला, डाइल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1996 जजमेंट जिसमें गोदावर्मन केस था, एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन टू वाइड ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इवन दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। मतलब कि फॉरेस्ट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफाइड फॉरेस्ट है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, लाइक दैट। तो इवन अगर एक लार्ज ट्रैक्ट है फॉरेस्ट का जो अनरिकॉर्डेड है, नॉट रिकॉर्डेड है, बट उसको भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। Geographically sensitive area within 100 kilometer of international border or the line of control, no forest clearance required to construct highways, hydel projects and so on. तो बॉर्डर के पास में अगर कोई फॉरेस्ट है 100 किलोमीटर तक, तो वहां प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, हम जस्ट लाइक दैट वहां का फॉरेस्ट रिमूव कर सकते हैं। नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट आर एंड परमिटिंग एक्टिविटीज जैसे टूरिज्म या फिर वहां पे इंटीग्रिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे। एक्चुअली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक काफी टफ एक्ट था जिसमें परमिशन क्लियरेंस लेना काफी मुश्किल होता है, बट एज आई सेड कि हमें एक डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, तो चेंजेस आते हैं और इसमें सर्टेन एरिया में ऐसे डिफिकल्टीज यहाँ पे बताई गई है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसको भी एग्जामिन कर रही है कि जो अमेंडमेंट लाने हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में वो क्या क्या है। 31 मेंबर का ज्वाइंट कमेटी है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में आएगा, मॉनसून सेशन पे ये आएगा, लेट अस सी। तो ये जो 1980 का एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें सर्टेन चेंजेस आने वाले हैं। ये एक्ट एम्पावर करता है सेंटर को टू रिक्वायर
एनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस बी ड्यूली कॉम्पनसेटेड, मतलब अगर फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है तो आपको उसको मॉनेटरी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। रेमिट टू लैंड विच इज नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स होते हैं सो दैट हम फॉरेस्ट को सेफ गार्ड कर पाए। अभी ये स्टिल बहुत अर्ली स्टेज पे है, लेट अस सी, अभी हम इस पे काफी सारा डिस्कशन करेंगे। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, अभी इसका एक अमेंडमेंट आने वाला है। रीपोलिंग इन 600 बूथ्स इन वेस्ट बंगाल टुडे कीपिंग गार्ड वायलेंस, एंड यहाँ पर है दिस इज नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल हो रहा है। देन दिस इज सिटी। अब सी, हमें अर्बन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस एग्जाम में भी, तो ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, टैम्पलेट है कि जो नेशनल कैपिटल है यहाँ पर फ्लडिंग हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, अर्बन चैलेंजेस आ रहे हैं। फ्लड वार्निंग इशू है तो ऑरेंज, ग्रीन और दिस येलो, रेड अलर्ट क्या होता है। टोरेंशियल रेन कंटिन्यू टू लैश द कैपिटल। सी, यमुना का रिवर भी डेंजर मार्क को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी फुल थ्रॉटल वर्क कर रहा है टू लाइक जो चैलेंजेस हैं उसको फिक्स करने में। ये कांवड़िया का भी यहाँ पर अभी वॉक हो रहा है, यहाँ पे वॉकिंग ऑन द रिज रोड अमिड हैवी शॉवर्स ऑन संडे। अब सी, सिंकिंग फीलिंग, तो वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो जब भी अर्बन प्लानिंग की बात आती है, वाटरफॉल लॉगिंग, वाटर जैसे जल भराव है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दिल्ली में एक्चुअली जल भराव नहीं होना चाहिए, बट प्रॉब्लम आती है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और उससे जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट एंड एमसीडी ने वर्क किया है, जैसे सिल्ट रिमूव्ड फ्रॉम ड्रेन्स, जो नालियां होती है ड्रेन्स, इसको क्लीन करना जरूरी है, तो इससे जो सिल्ट है उसको रिमूव करें। इतने पंप हाउसेज हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ नेशनल कैपिटल में इंस्टॉल किए, ऑटोमेटिक सेंसर पंप्स भी इंस्टॉल किए, वाटर लॉगिंग के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। सो फॉर एग्जांपल, इस बार जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो क्लासेस होगी अभी, उसमें हम टॉपिक हम पिक करेंगे दिस अर्बन फ्लड्स का मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। इस पे हम एक बहुत अच्छा सा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, अर्बन फ्लडिंग। ओके, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर है, लेट अस सी। Then this is next page education plus build the right foundation. See, education is very important. ये learner centric होना चाहिए, social होना चाहिए, flexible pedagogy होना चाहिए, जिससे स्कूल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे। एजुकेशनल जर्नी जो है इसमें स्टूडेंट्स बेहतर कर पाए। तो टेक्नोलॉजी इज नो डाउट, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेटर का रोल भी बहुत क्रूशियल है। हमें जरूरत है कि हम स्पीड से नेसेसरी रिफॉर्म्स लेके आए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, चीजें बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी का भी अभी एडवांसमेंट फुल स्केल चल रहा है। तो हम पेडागॉगी टाइम टू टाइम इवॉल्व करें। एट टाइम्स क्या होता है, जो स्कूल कॉलेजेस में जो हमें पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत एक वास्ट गैप हो जाता है। सो ये जो डायनामिक है, इंडस्ट्री डायनामिक है, वर्ल्ड डायनामिक है, तो एजुकेशन का जो पेडागॉगी है ये भी डायनामिक होना चाहिए। यूपीएससी भी बहुत डायनामिक है। आपने नोटिस किया यूपीएससी में रोट लर्निंग, कोचिंग ट्रेंड, रोबोटिक चीजें बहुत प्रेशर्ड में हम कर रहे हैं, सारी ये काम नहीं आती है। मैं बार बार सभी स्टूडेंट्स को बोलता था 28 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये आप 18 मई को भी लिखोगे, इवन 8 मई को भी ये पेपर लिखोगे, आपका मोर और लेस ऐसा ही पेपर होने वाला है। दोज ऑफ यू जिन्होंने 28 ऑफ मई का एग्जाम लिखा है, आप खुद से पूछो, आप ये 20 दिन पहले भी एग्जाम लिखते हैं ना, सेम ऐसा ही का ऐसा आपका परफॉर्मेंस होता, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो दिस इज हाउ हमें अपनी प्रिपरेशन को गाइड करना चाहिए। और प्रीलिम्स 1 कोर्स में हम यही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हम 360 डिग्री ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में आगे बढ़े, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज नहीं होता है, कम्युनिकेशन का मतलब कंटेंट भी होता है, टोन भी होता है, कॉन्टेक्स्ट भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होता है। हमें इन सारी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एमसीक्यू, राइटिंग प्रैक्टिस, और ये जो क्रिएटिव और मल्टी डिसिप्लिनरी होता है ये बहुत जरूरी है। सो दैट इज वाई प्रीलिम्स 1 कोर्स इंटीग्रेटेड मैनर पे हम कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, हम सीखें चीजों को, ब्रेनस्टॉर्म करें, नए एरियाज में हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं करें। एट टाइम्स हम बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते, रेजिस्टेंस आता है, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करें। और इसमें स्कूल, एजुकेशन, टेक्निक, टीचर, सोसाइटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हो तो बेहतर होगा। सो हमें इस पे जरूरत है, हम रैशनैलिटी भी करें, एथिकल होना बहुत जरूरी है। सी,
एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें एक एथिकल ह्यूमन बीइंग भी बनाना है, हमें एम्प्लॉयमेंट तो देना है बट रैशनल, कंपैशनेट, केयरिंग एंड हेल्दी इंडिविजुअल भी चाहिए, और ये करिकुलम एंड पेडागॉगी में होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि हमने स्टूडेंट को कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है। स्टूडेंट बिना उसको कोच किए वो कुछ भी खुद से नहीं कर पा रहा है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। हमें स्टूडेंट को एम्पावर करने की जरूरत है कि वो सेल्फ सफिशिएंट उसको फुलफिलमेंट हो। और ये वैसे भी हमें स्पून फीडिंग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलती। सो वी नीड टू एम्पावर द स्टूडेंट्स, और इसमें टेक्नोलॉजी, टीचर्स, सोसाइटी, सबका इंपॉर्टेंट रोल होगा। ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ लाइफ। सो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लर्निंग जर्नी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडिविजुअली उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लर्न करना चाहिए, ये चीजें रिक्वायर्ड है। तो लर्निंग स्किल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये सब स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपर्ट्स ने बताया है। लेटेस्ट अभी एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और एग्जैक्टली दिस हम अपने क्लासरूम्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो education system that is conceptualized and designed to be holistic fosters a positive and supportive learning environment. It emphasizes the development of empathy, conflict resolution skills, responsible decision making, effective communication, which we believe are essential for healthy self and relationship, personal growth, and meaning making in every aspect of life. Beautifully written. So this is how correct way में education हमें deliver करना चाहिए। देन दिस इज लास्ट डिच एफर्ट है, रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पे फायर पर्सनल जो सॉइल में अभी ट्रैप हो गए थे। इन वाराणसी टर्टल्स हेल्प क्लीन द गंगा। तो हमने टर्टल्स की ड्यूटी लगा दी है और ये टर्टल्स गंगा को क्लीन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नमामि गंगे है और इसमें 2014 में लॉन्च हुआ था। 2600 किलोमीटर का रिवर नेटवर्क है गंगा का, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, MOEFCC और नमामि गंगे क्लीन गंगा मिशन फॉर क्लीन गंगा एजेंसी है नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। ये अब टर्टल ब्रीडिंग को बढ़ा रहे हैं गंगा रिवर पे, रिहेबिलिटेशन। ये वाराणसी में हो रहा है। तो 29 सच टर्टल स्पीशीज हैं जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों हैं। ये रॉटन हाफ बर्न्ड ह्यूमन बॉडीज को या फिर फ्लावर्स को जो रिवर में हम डालते हैं इसको क्लीन करेंगे ये टर्टल्स। तो दीज टर्टल्स विल डू द वर्क ऑफ क्लिनजिंग ऑफ रिवर गंगा। और ये विन विन सिचुएशन है, टर्टल की पॉपुलेशन भी ग्रो होगा और साथ ही साथ ये जो पोल्यूशन की डिफिकल्टी है ये भी दूर हो जाएगी। सिमिलरली चंबल एरिया है, वहां से भी हमने टर्टल्स लेके आए हैं और इनको मॉनिटर किया जा रहा है, हैचिंग्स इनकी देखी जा रही है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा हैज इंप्रूव्ड एंड द टर्टल्स हैव अ रोल एज दे फीड ऑन मीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रोड इन द रिवर। मीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ा है, फीकल कॉलीफॉर्म बेहतर हुआ है, डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल्स भी ड्यूरिंग क्वालिटी इनकी बेहतर हुई है। तो दिस इज अगेन अ विन विन थिंग कि हमने टर्टल्स भी करेक्ट किए हैं, टर्टल्स का पॉपुलेशन भी ठीक हो रहा है और रिवर जो गंगा है वो भी बेहतर हो रही है। सो ये माइक्रोबियल एनालिसिस है। अगेन ये प्रोजेक्ट पे चल रहा है अभी, अंडर लाइक सुपरविजन है। लेट अस सी, अगर ये सक्सेस होता है तो ये एक बहुत बेटर रिजल्ट्स ला सकता है सारे रिवर इकोसिस्टम के लिए। देन डेंजरसली फैंसीफुल ब्लर्ड लाइन। अब सी, यूक्रेन वॉर में डे 1 से आज 500 दिन हो गए। इफ यू आर रेगुलर विद सृजर इंडिया 1, डे 1 से मैंने आपको यही समझाया, अननेसेसरी हाइप में नहीं जाना है, हमें चीजों को बारीकी से देखना है। वी शुड रीड इन बिटवीन द लाइन्स, और हमें इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है। ये जो रशियन वॉर है, यूक्रेन वॉर है, डे 1 से ये डिसाइडेड था, इट वॉज नॉट अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, इट वॉज एक्चुअली रशिया एंड नेटो ग्रुप लेड बाय यूएसए। अब देखिए, यूक्रेन इज काइंड ऑफ लाइक थिएटर जहां पे वॉर हो रही है। वॉर रशिया में नहीं हो रही, वॉर नेटो की किसी कंट्री में नहीं हो रही, वॉर रशिया में हो रही है और प्रॉक्सी वॉर हो रही है यूक्रेन में, रशिया एंड नेटो का। अब ऑब्वियसली यूक्रेन इज नो मैच टू रशिया, तो यूक्रेन को सारी वेपनरी, सारे इक्विपमेंट, सारी वॉर मशीन्स कहाँ से आ रही है? सब यूएसए और नेटो से आ रही है। और ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। वॉर लड़ने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जो पीपल है उनके लिए गैजेट्स होना और इक्विपमेंट्स होना, देन उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स होना, और फिर इसमें R&D होना, फिर बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। ये सप्लायर्स इन सारे प्रोसेसेस को, कंपनीज को टेंडर्स होंगे, वो कंपनीज को पैसा जाएगा और फिर वो यहाँ पे वॉर के लिए इक्विपमेंट्स बनाएंगे। नो, सो इट इज अ $multi-billion थिंग। एक वॉर जो होती है ना, ये $multi-billion का इसमें पूरा रेवेन्यू होता है, पूरा एक ही सिस्टम होता है। और ये सब चीजें कहाँ जा रही है? ऑब्वियसली
जो डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो वहां पर है। द पॉइंट इज कि वी आर नॉट सेइंग कि यूक्रेन के अगेंस्ट है या रशिया के अगेंस्ट है या इसके फेवर में या उसके फेवर में। द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वॉर। कोई भी वॉर हो रही है उससे किसको बेनिफिट मिल रहा है, दिस वी थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दोज हु अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वॉर नेवर आस्क फॉर इट, नेवर नेवर आस्क फॉर इट। और स्पेशली अपने बैकयार्ड पे तो कभी वो वॉर नहीं चाहते। तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे ये जो बॉम्ब्स आ रहे हैं, म्यूनिशन, दिस क्लस्टर बॉम्ब्स अभी जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, ये एट टाइम्स ब्लास्ट नहीं होते, ये आफ्टर सम टाइम भी इनडिस्क्रिमिनेट हार्म पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज अगेन यूएसए के ऊपर भी, अब यूएसए के ऊपर भी एथिकल एंगल आ रहा है, एथिकल एंगल आ रहा है। तो दिस line gets blurred when the decision to send the civilian killer munitions to the battlefield. It also shows that no side is willing to make a compromise as yet, irrespective of their battlefield position, as the war 16 months हो गए, and who is paying the price? Ordinary Ukrainians are paying the price. This is the problem. So ये बात है। अभी ये दिस पॉलिटिकल है। WTO इस आर्टिकल में प्राइमरली बहुत जो बातें बताई है वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है ट्रेड को फैसिलिटेट करना, वर्ल्ड ट्रेड को, ताकि पूरा जो वर्ल्ड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने देखा व्यापार करते हैं, एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का। तो WTO का काम होता है इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्मूदन करना। जितने भी बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, इनको दूर करना। आप कुछ टैरिफ बैरियर्स के एग्जांपल्स बता सकते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स के भी एग्जांपल्स बताइए। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? बैरियर्स टू ओपन एंड फ्री एंड जस्ट ट्रेड। इसमें एपेलेट मैकेनिज्म भी होता है। फॉर सम टाइम ये प्रॉब्लम में था, WTO पे भी काफी सवाल उठने लग गए हैं आजकल, और रीजनल ब्लॉक्स एंड रीजनल ग्रुपिंग्स अभी ज्यादा फेवर हो रहा है, ज्यादा अभी ये डेवलप हो रहा है। तो रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्राउन ज्यूल, लेट अस सी। रूबल वाइज रुपी फुलिश पॉलिसी है, एंड बैड लोन एट रिकॉर्ड लो, एंड अनटैंगलिंग थ्रेड्स है। ट्विटर का कॉम्पिटिटर आ रहा है अनटैंगलिंग थ्रेड। एक्चुअली ट्विटर ने ये अभी एक आउटेज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर दिस थ्रॉटल हो रहा है, डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग मतलब वी पिक सो मच ऑफ कंटेंट फ्रॉम ट्विटर, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन शेयर है वो हम ट्विटर से पिक करते हैं, बट उसको फिर ये बोला गया कि ये डेटा स्क्रैपिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ट्विटर को यूज कर रही है फॉर दिस डेटा कलेक्शन। तो इस पे भी अभी थोड़ा आउटेज चल रहा है। तो अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब की पेरेंट कंपनी है मेटा। मेटा पेरेंट कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, और अभी एक नया आ रहा है, दिस इज थ्रेड्स। तो लेट अस सी अनटैंगलिंग थ्रेड्स। तो ये भी जैसे इंस्टाग्राम पिक्चर बेस्ड होता है, ये थ्रेड बेस्ड होगा, टेक्स्ट बेस्ड होगा ये। डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया, इट्स ओरिजिन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, साइंस चाहिए होती है, और एक सोल चाहिए होता है डिजाइन में। सो डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया, इट्स ओरिजिन, challenges and opportunities. I usually use a thick blanket at night. तो see, how is the word delectable pronounced? तो this is like delightful की तरह आप इसको बोल सकते हो। English is a funny language, delectable बोल सकते हैं इसे, okay? जो हिंदी होती है ना, हिंदी बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। जो आपने लिखा है ना, उच्चारण, मात्राएं, जो भी लिखा है, जो आपने लिखा है आप उसी को पढ़ोगे, जो लिखा है वैसे ही उच्चारण होगा। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट इज अ नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज। इंग्लिश का क्रिटिसिज्म करना है ना, इट इज अ नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, टेक्निकल नहीं है ये लैंग्वेज। विच इज करेक्ट इन द नाइट और एट नाइट, टू सी ग्रामर आ जाता है यहाँ पे। और एट नाइट कैरीज विद इन द सजेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल नाइट, लाइक व्हेन यू से ड्यूरिंग समर आई हैव प्रॉब्लम स्लीपिंग एट नाइट, मतलब ऑल नाइट, स्पेसिफिक नाइट, नॉट जस्ट एनी स्पेसिफिक नाइट, ऑल नाइट। तो इसको एट नाइट बोलेंगे। आई कुडंट स्लीप इन द नाइट मतलब आप पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर दिन की, पर्टिकुलर रात की बात कर रहे हो। देन ओरिजिन ऑफ बटर someone up, butter someone up मतलब you shower compliments on the person not out of goodness of your heart because you have an ulterior motive, जैसे ऑफिसेस वगैरह में हम बात करते हैं butter someone up, okay? Then this is lacking social polish, gosh, so ये है you can see his experience, तो ये मैनरिज्म है, this is English again, okay? दिस इज 1896, दो फ्रेंच मैन ने शोकेस किया था। दिस इज होटल शो किया था यहाँ पे। ये सोलोमन आइलैंड है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वॉल्केनिक आइलैंड है।
अटॉल्स भी है यहाँ पे। दिस इज भाग मिल्खा भाग है, देन ये 7th है, ये दिल मांगे मोर, ये है आर्मी ऑफिसर विक्रम बत्रा। वर्ल्ड चॉकलेट डे जुलाई 7th को होता है। ओके, देन आर्मी ऑफिसर से मणिपुर ऑपरेशंस चैलेंजिंग है, दिस इज अ फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। देन हैवी रेन्स ट्रिगर लैंडस्लिप्स फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया। इस पे अभी हम बहुत डिटेल पे एक आंसर राइटिंग भी करेंगे और इस पे हम अपनी जो कम्युनिकेशन करंट अफेयर्स क्लास है उसमें भी डिस्कशन करेंगे। लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि ऑल्दो हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं बट बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग, बेसिक स्पीकिंग, इन 3 चीजों पे स्टूडेंट्स काफी सफर करते हैं। देन श्योरर फुटिंग है एंड बीबीसी सस्पेंड स्टाफ मेंबर्स अहेड ऑफ यूएस डिप्लोमेट्स। देन दिस इज स्पोर्ट्स, अभी विंबलडन चल रहा है, दिस इज स्पोर्ट्स, नीरज चोपड़ा। ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यूड टू डिक्लाइन अनअबेटेड इन 2022। तो फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, यहाँ फॉरेस्ट हुआ करता था अब नहीं है। तो प्राइमरी फॉरेस्ट है वो मैच्योर है, नेचुरल फॉरेस्ट है, ये अनडिस्टर्ब्ड रीसेंट हिस्ट्री में रहा है। फॉरेस्ट जरूरी है बिकॉज ये कार्बन के सिंक होते हैं, रिच सोर्सेज होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। फॉरेस्ट लॉस इरिवर्सिबल होता है, हम दोबारा फॉरेस्ट बना भी दें तो उस टाइप का फॉरेस्ट नहीं बनता वो जो ओरिजिनल था। सो सेकेंडरी फॉरेस्ट इज अनलाइकली टू मैच इट्स कार्बन सिक्विस्टरेशन कैपेबिलिटी। तो हम फॉरेस्ट तो फिर से क्रिएट कर रहे हैं बट वो उतना रिच और बायोडाइवर्स फॉरेस्ट नहीं बनेगा और वो उतनी यूटिलिटेरियन भी नहीं रहेगा उसका। ट्रॉपिकल एरिया में 4.1 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है, ये 11 फुटबॉल फील्ड के बराबर है और ये पर मिनट का लॉस है 2022। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट ने बोला है। फॉरेस्ट 2.7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को प्रोड्यूस कर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सेम है इंडिया के एनुअल एमिशन थे। तो इमेजिन कितना लॉसेस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट कवर का लॉस। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉस ने बताया 10% से ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर लॉस ज्यादा हुआ है। प्राइमरी फॉरेस्ट मैच्योर है, नेचुरल फॉरेस्ट है दैट हैव रिमेन अनडिस्टर्ब, तो इसको प्रिस्टीन फॉरेस्ट बोलते हैं रिसेंट हिस्ट्री में। ये ज्यादा कार्बन होता है, इसमें स्टोर करता है, जो हम बाद में सेकेंडरी फॉरेस्ट बनाते हैं उससे बेहतर होता है। ये रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है। प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस इरिवर्सिबल है नेचर में। ग्रीन कवर रीग्रो भी होता है, तो सेकेंडरी फॉरेस्ट में प्राइमरी फॉरेस्ट जैसी बातें नहीं आ पाती। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की फाइंडिंग है कि डिफॉरेस्टेशन 2030 तक हमें रोकना है, 350 मिलियन हेक्टेयर का रीफॉरेस्टेशन करना है बाय 2030, ये हमारे टारगेट्स हैं। बट हम ऑब्वियसली ऑन ट्रैक हैं नहीं। वी नीड टू रिड्यूस ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन 10% एवरी ईयर टू मीट 2030 टारगेट, और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। द होल आइडिया इज थोड़ी पेसिमिस्टिक है ये रिपोर्ट, डेटा इज नॉट दैट ओके। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉसेस देखने को मिल रहा है। जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ब्राजील है, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और इन्होंने लॉसेस रजिस्टर किए हैं। घाना एंड बोलीविया में भी प्राइमरी फॉरेस्ट कवर है। अब बताओ इक्वेटर किन सारे कंट्रीज से पास होती है? इंडोनेशिया और जो मलेशिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट जो है कवर लॉस रिकॉर्ड लो लेवल पे है, विच इज अ गुड थिंग। ब्राजील जो है यहाँ पे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होता है, और अगेन जो शुरू में हमने देखा कि फॉरेस्ट को एट टाइम्स नेगेटिव वैल्यू की तरह लिया जाता है एज अ बैरियर, किसके कारण ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो फायर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फॉरेस्ट क्लींजिंग होता है बिकॉज हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वे में देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राजील, ऑलमोस्ट ऑल इक्वेटोरियल जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे प्रिस्टीन फॉरेस्ट है और वहां पे लॉसेस हो रहे हैं। तो ये रिसेंट ईयर में और ज्यादा बढ़ा है बिकॉज एग्रीकल्चर, एनक्रोचमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्राइमरी फॉरेस्ट को बर्न किया जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक टर्म होता है, शिफ्ट कल्टीवेशन। सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको रिन्यू नहीं हो पाते हैं अगर फॉरेस्ट नहीं है तो। फैलो लैंड नहीं होता है, और जो सॉइल है उसको ब्रीदिंग, उसको एक फैलो जो टाइम होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये डेटा रिपोर्ट है। अभी इंडोनेशिया में भी सेम स्टोरी है एवरीवेयर। सी कोस्टा रिका, चाइना, कोटे डिवोयर, वियतनाम, गैबन, मेडागास्कर, निकागुआ, इक्वेटोरियल गिनिया, सब जगह सेम स्टोरी है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट का ये रिपोर्ट है और डेटा है। डेटा इज नॉट दैट गुड। हमें सिंसियर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस फॉरेस्ट कवर के लॉस को रोकने के लिए और फिर रिवर्स करने के लिए। अब जैसे ये बिग शॉट है, ये क्या है? सोलर पैनल है, चेन्नई के दिस चाइना के शांजी प्रोविंस में है,
और अभी इन्होंने टू मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर चिप एंड सोलर चिप जो था इसके एक्सपोर्ट पे, जैसे कल हमने पढ़ा था जर्मेनियम और गैलियम, इस पे जो चाइना है उसने इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो द पॉइंट इज फिर इससे जो हमारा सोलर एनर्जी का भी जो रिक्वायरमेंट टारगेट्स हैं वो भी शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये व्हीकल है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अभी एक नया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉर स्मॉलर सैटेलाइट्स। तो इसरो का जो पीएसएलवी है इसको वर्क हॉर्स बोलते हैं, सबसे रिलायबल है, लो फेलियर है और बहुत रोबस्ट है, रिलायबिलिटी इज गुड। एलवीएम होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये 3 स्टेजेस होती है। पहले बॉटम मोस्ट होता है, इसमें बूस्टर स्ट्रैप्ड रॉकेट्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल होता है, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है इसमें, फिर 2 विकास इंजन लगे हैं, लिक्विड फील्ड है, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन है। अपर मोस्ट होता है वो क्रायोजेनिक होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो, लिक्विफाइड हाइड्रोजन लिक्विफाइड ऑक्सीजन यहाँ पे होती है। ये इंजन्स है, ज्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, पर ये LVM-3 जो है ये चंद्रयान 3 में यूज होने वाला है। सो दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चंद्रयान 3 पे बहुत स्पेशल कवरेज करेंगे, चंद्रयान 3 से अभी मेंस में भी सवाल आएगा। सो ये बिग शॉट है, LVM-3 है, ये है ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यू टू डिक्लाइन अनअबेटेड इन 2022 ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की फाइंडिंग। ये नीरज चोपड़ा है एंड दिस इज विंबलडन मैच चल रहा है। देन यूएस डिप्लोमेट्स, बीबीसी, येलन, यूएस चाइना रिलेशंस, एजुकेशन पे रिपोर्ट है और फ्लड का ट्रिगरिंग है। गवर्नमेंट फिल्म्स के क्या नॉर्म्स होने चाहिए, एग्जीबिशन, आर्मी ऑफिसर्स क्विज है एंड दिस इज अंग्रेजी। डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया को बूस्ट करें और एक नया ऐप आ रहा है थ्रेड्स बाय मेटा। वर्टियो डब्ल्यूटीओ ब्लड लाइन यूक्रेन वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वाराणसी टर्टल्स हेल्प क्लीन द गंगा, इट इज अ क्लासिक टेम्पलेट, यूज करिएगा। बिल्ड द राइट फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। दिस इज स्कूल्स शट डाउन हुए हैं और ये फॉरेस्ट बिल है। सो दिस इज न्यूज पेपर। क्विकली लेट अस हैव अ लुक एट दिस आंसर सबमिशन में 1 जुलाई में ऐसे करना है, मुझे एक दिन का और टाइम दो, ऐसे मैं आपका पूरा अच्छे से फीडबैक देता हूँ। 30 जून तक आपके बाकी आंसर सबमिशंस हो गए थे। अभी हम देखते हैं 3 जुलाई अपना बचा हुआ है ना। फर्स्ट सेकंड को ऐसे था, फर्स्ट सेकंड को दिस ऐसे था। 3 जुलाई के ये 3 टॉपिक्स हैं, इसको अभी आज देखते हैं हम 3 जुलाई। ओके, 3 जुलाई में जो टॉपिक्स हैं वो हैं, एक तो हमें समरी प्रिपेयर करना है, एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, और इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में भी बता रहे। लेट अस डू वन थिंग, आपके पास एक दिन का और टाइम है, फिर इसको देखते हैं आंसर राइटिंग। ओके, मीनवाइल कीप राइटिंग, आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना है, 4-5 पेजेस डेली लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।